3.13 स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स रूल। हमने अभी तक बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पढ़े हुए हैं, सेल्स और रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल में। अगर ऐसा सोचिए कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, आपको यहाँ पर उसका वैल्यू जो इक्विवेलेंट वैल्यू आता है उसे अगर मेज़र करना है इस फॉर्मूला को लेकर के, या फिर बहुत सारे यहाँ पर फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि यहाँ सीरीज पैरेलल बहुत टाइप्स ऑफ कनेक्शंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो उस पर ये सब फॉर्मूला यूज़ करके हम अगर एक एक को निकालना चाहें, एक एक जगह से हम अगर रेजिस्टेंस का वहाँ पर हम निकालना चाहें कितना रेजिस्टेंस है, तो ये यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसे दो रूल्स से हम इजी बना सकते हैं। उन दोनों रूल्स को हम कहते हैं किरचॉफ्स रूल। उन दोनों रूल्स के बारे में हम आगे देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये जानकारी ले लेते हैं कि जो भी हम सर्किट ड्रॉ करेंगे वो किस तरीके का होगा। तो जब हम करंट फ्लो कराएंगे किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू, तो हम वहाँ पर उस करंट के नोटेशन को आई लिखेंगे और यहाँ एक डायरेक्शन देंगे ऐसे एरो बना करके। वहीं अगर इसके ऑपोजिट करना हो तो माइनस आई लिख देंगे, या फिर इसके जो डायरेक्शन है उस एरो को ही हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। अब अगर यहाँ पर हमें शो करना है ईएमएफ को किसी सेल का, तो उसे हम यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स बना करके शो कर सकते हैं, एनोड और कैथोड, और उसके एक्रॉस में यहाँ और यहाँ इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पोटेंशियल डिफरेंस को E-IR से हम वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमने पहले भी देखा हुआ है। जहाँ पर ये I और R जो है ये है इंटरनल, अंदर में जो है जो रेजिस्टेंस है वो R है, और अंदर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है, और ये -I है इस केस पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो पॉजिटिव मान के चलते हैं ये ले लेते हैं, नेगेटिव मान के चलते हैं ये ले लेते हैं। इसकी वजह से जो करंट का डायरेक्शन होगा आउटसाइड में वो कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन अंदर में क्या होता है, करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। इस साइड में ये करंट का डायरेक्शन होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसी की वजह से यहाँ पर एक माइनस साइन है, यानी कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। इसी की वजह से अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो जिस पर इस सेल को फोर्स किया जाए कि इसके अंदर में जो करंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे, जिसके बारे में नेक्स्ट लाइन में यहाँ है V = E+IR। चलिए ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक बार आप देख ही लीजिए। यहाँ पर ये उतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बट फिर भी यहाँ आप देख सकते हो कि डिफरेंट रेजिस्टेंस के रजिस्टर्स हैं, और यहाँ सेल्स भी है अलग अलग वोल्ट के। चलिए रूल्स को देख लेते हैं कैसे अप्लाई हम करेंगे। सबसे पहला है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या कहता है? जंक्शन यानी कि कहीं कहीं से मान के चलते हैं कनेक्ट हुए हैं एक ही जगह पर, तो इसे हम कहते हैं जंक्शन। ऑलराइट, तो जंक्शन रूल कहता है कि अगर कोई ऐसा सीरीज है, ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो इस पर जितने भी करंट इंटर करेंगे उतना ही करंट इस साइड से कहीं पर भी कनेक्ट होगा तो ये इस साइड से आउट होगा। यहाँ से I इंटर हुआ तो यहाँ से I ही आउट होगा, भले यहाँ पर जो भी सेपरेट हो, यहाँ पर I1 सेपरेट हो, I2 सेपरेट हो, या फिर यहाँ जीरो करंट ही पास क्यों ना हो। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस इन्फिनिटली हाई होगा तो जीरो करंट पास होगा, लेकिन लास्ट में जो आएगा वो करंट I के इक्वल ही होगा। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो स्टडी करंट है। यहाँ कोई चार्ज कहीं पर एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है किसी जंक्शन के किसी पॉइंट पर या फिर जंक्शन पर। तो यहाँ ये जो I जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी यूज होने वाला है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज, वहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसी के बारे में बताऊँगा। उसका एग्जाम्पल मैं व्हीटस्टोन ब्रिज से ही आपको समझा दूंगा। सेकेंड आते हैं लूप रूल पर। कहता है कि एल्जेब्रिक सम किसी लूप के अराउंड में, यानी कि अगर हमारे पास में कोई सा भी कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का है, सेल्स का हो सकता है, रेजिस्टर्स का हो सकता है, तो इस कॉम्बिनेशन में अगर हम एल्जेब्रिक सम करें चेंज इन पोटेंशियल, तो वो जो है वो ज़ीरो हो जाता है। चेंज इन पोटेंशियल जीरो होने का मतलब
हमने यहाँ से ही इनिशियली स्टार्ट किया हुआ था और यहाँ कुछ चेंज हुआ पोटेंशियल पर, यहाँ पर कुछ चेंज हुआ पोटेंशियल पर, यहाँ कुछ चेंज हुआ पोटेंशियल पर, और फिर से वही पॉइंट पर आते हैं तो वहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो जाता है। क्योंकि हमने ये पहले भी देखा हुआ है कि पोटेंशियल जो है वो किस पर डिपेंड करता है, किसी चार्ज के लोकेशन पर। तो ये जो है इसी की वजह से जीरो हो जाता है, तो इसका भी यूज हम करेंगे। अब यहाँ पर हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास में एक सेल दिया हुआ है तो उसका पोटेंशियल ठीक है गिवन है, बट अगर यहाँ पर रेजिस्टर्स है तो हमें अगर पता है कि जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो आई है, तो हम यहाँ पर पोटेंशियल V = IR से यहाँ हम कर सकते हैं कैलकुलेट। उसी तरीके से जितने भी यहाँ पर हैं उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक ये लूप बन गया। लूप कितना भी यहाँ पर रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन या फिर जो भी बने, बस एक लूप के फॉर्म में होना चाहिए, लूप बनना चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है कि इट शुड बी नोटेड दैट बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ नेटवर्क द ग्रेट पावर ऑफ किरचॉफ्स रूल हैड नॉट बीन इन एग्जांपल 3.6। तो 3.6 पर आप देख सकते हो कि ये एग्जांपल पर जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है वहाँ पर जो करंट है वो इक्वली डिवाइडेड है, लेकिन ऐसा सभी केसेस पर नहीं होता है, ये कह रहा है। सो हम इस कॉम्प्लिकेशन को सिर्फ किरचॉफ्स रूल अप्लाई करके, यहाँ पर जंक्शन और क्लोज लूप अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें रेजिस्टेंस नहीं पता है या फिर हमें कहीं पर का जो है पोटेंशियल नहीं पता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है, तो हम वहाँ पर से इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं किरचॉफ्स रूल लगा करके। जीरो से इक्वेट कर देंगे और बाकी जो यहाँ पर वेरिएबल्स बच जाएंगे उसे हम वहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसी के लिए यहाँ पर शायद एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया हुआ है। हाँ, यहाँ एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को अगर आप सॉल्व करोगे तो इजी है। जैसे कि यहाँ पर आप लगा लोगे लूप रूल, यहाँ भी आप लूप रूल लगा सकते हो, यहाँ भी आप लूप रूल लगा सकते हो। और जैसा कि आपको पता है कि जो करंट है वो करंट यहाँ से जितना भी जा रहा है उतना ही ये पूरे सब तरीके से घूमकर आपस में मिलकर उसके बाद में यहाँ उतना ही करंट रिटर्न में आ रहा है। यानी कि यहाँ पर आप सबसे पहले जंक्शन रूल भी लगा सकते हो, उसके बाद में आप लूप रूल लगाओ, उसके बाद में अगर कहीं का रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है तो वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पर। इस व्हीटस्टोन ब्रिज को समझ जाओगे अगर आप, तो आप ये जंक्शन रूल लूप रूल भी समझ जाओगे इजीली। और व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर एक उसी का स्पेशल पर्पस का एक ब्रिज है जिस पर हम इजीली रेजिस्टर्स को फाइंड करते हैं कि उनका रेजिस्टेंस कितना है। अगर हमारे पास में एक अननोन रेजिस्टर है उसे हम यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज पर कनेक्ट कर देंगे और हमें वहाँ पर उसका रेजिस्टेंस फाइंड हम इजीली कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला भी अभी मैं डिराइव करके आपको बताऊँगा। इस व्हीटस्टोन ब्रिज पर 4 रेजिस्टर्स का हम यहाँ से जो वायर हम निकालेंगे उसे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इसलिए हम कहते हैं इन दोनों आर्म्स को बैटरी आर्म्स। ऑलराइट, चारों रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने के बाद में उनके बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है करंट का। अगर करंट उसके थ्रू में फ्लो कर रहा है तो वो बता देगा कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और वहाँ पर वो डिफ्लेक्शन भी बताएगा कि कितना उसका स्ट्रेंथ है। हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 मानते हैं और गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है उसे हम यहाँ पर 0 करेंगे ताकि हम एक बैलेंस्ड ब्रिज बना पाएँ। जिससे हम किस तरीके से फॉर्मूला जनरेट करेंगे उसे भी आप देख लो, और उस बैलेंस ब्रिज को बनाने के पीछे का रीजन भी आप देख लो इस वीडियो से। व्हीटस्टोन ब्रिज पर हम अननोन रेजिस्टेंस को इजीली फाइंड कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान के चलते हैं कि यहाँ पर EMF E है, रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। वहाँ से करंट I1, I2, I3 और I4 यहाँ पास कर रहा है। यहाँ आप देखोगे तो जंक्शन रूल को अगर आप यहाँ पर यूज़ करो तो आप देखोगे कि जितना करंट यहाँ पर इंसर्ट कर रहा है उतना ही करंट यहाँ पर बाहर निकल रहा है। वहीं अगर यहाँ पर आप देखो I1 वाले और R1 वाले पर, तो आप देखोगे कि जितना करंट यहाँ से जा रहा है उतना ही करंट यहाँ से भी जा रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है वो 0 है।
ऑलराइट, मतलब कि यहाँ कोई करंट इधर नहीं जा रहा है, इधर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जितना करंट यहाँ से आ रहा है उतना ही उधर से जा रहा है। इसे हम लिख सकते हैं दैट I1 इज इक्वल टू I3, ऑलराइट। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं दैट I2 इज इक्वल टू I4। अब हम यहाँ पर लूप रूल लगाते हैं। लूप आप किसी तरीके से भी लगा सकते हो, ऑपोजिट भी लगा सकते हो। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो तो एक लूप ये है और एक लूप ये है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 सर्कल्स लूप वाला बनाया हुआ है। पहला लूप में देखते हैं I2 इंटू R2 प्लस 0 माइनस I1 इंटू R1 इज इक्वल टू 0, लूप रूल के हिसाब से। यहाँ पर अगर हम देखें तो I4 इंटू R4 प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि ये ऑपोजिट है। लूप इस डायरेक्शन में है और करंट उस डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर ऑपोजिट ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ही इसे ऑपोजिट लेता तो इसे मैं पॉजिटिव ले लेता। यहाँ पर I3 R3 और ये है 0 इक्वल्स टू 0, ऑलराइट। 2 इक्वेशन हमें मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशन को आप देखो, अगर मैं इसे इस साइड में ले जाऊं, 0 के उस साइड में ले जाऊं, तो ये हो जाएगा I2 R2 इक्वल्स टू I1 R1। उसी तरीके से यहाँ पर अगर इसे मैं 0 के पार ले जाऊं तो ये हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब I2 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाई R2 हो जाएगा। I2 डिवाइडेड बाई I1 इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाई R2। उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा I4 डिवाइडेड बाई I3 इज इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाई R4। अब यहाँ पर आप देखो I4 का वैल्यू और I2 का वैल्यू दोनों सेम है, I3 का वैल्यू और I1 का वैल्यू दोनों का सेम है, तो हम इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं इजीली। इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4। ये इक्वेशन हमें इजीली अब डिटरमाइन करा देगा अगर कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें नहीं पता है उसका रेजिस्टेंस कितना है। मान के चलिए कि R3 का ये अननोन रेजिस्टर है, अननोन रेजिस्टेंस है इसका, हमको इसका रेजिस्टेंस नहीं पता है। तो हम यहाँ पर अगर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 नहीं है तो उसे पहले 0 करेंगे, किसी एक को वेरी करके यहाँ पर हम R3 को वेरी करेंगे, और R3 को वेरी करके हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है वो 0 आ गया। मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ये फॉर्मूला को यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर मान के चलते हैं कि R4 नहीं पता है तो हम R4 को ईजिली निकाल सकते हैं। R4 इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R3 से हम निकाल सकते हैं R4 का वैल्यू।